मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। ख़वातीन और आज़ाद पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन और फाइनली एक क्वालिफायर हमें कोयटा ग्लैडिएटर्स की शक्ल में नजर आ रहा है। कोयटा ग्लैडिएटर्स अल्हम्दुलिल्लाह इज बिन ऑन अ 4 मैच विनिंग स्ट्रीक। पीछे जब से वो लाहौर गए हैं, वैसे लाहौर उनका होम ग्राउंड भी है। अब मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं पता था। हमारे एक मौजूद मेहमान है जिन्होंने हमें ये बात बताई थी कि यार ये अब इस तरह से है, और जब से कोयटा ग्लैडिएटर को हमने लाहौर में परफॉर्म करने देखा, ऐसा लगा है कि वो बहुत ही फॉर्मिडेबल टीम नजर आ रहे हैं। सो कोयटा ग्लैडिएटर्स 11 पॉइंट्स के साथ ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। साबा यूनाइटेड जो कि यके बाद दीगरे अपने मैचेस लाहौर में अनफॉर्चुनेटली हारते चले जा रहे हैं, 10 नंबर पर मौजूद हैं। कराची किंग्स एट 10 एज वेल एंड लाहौर कलंदर्स एट 9। पेशावर ज़ल्मी ऑब्वियसली against that triumph that they have got against the team, you know, as is at 8. इनकी होप्स भी जिंदा हैं कि ये भी शायद हो सकता है क्वालिफाई कर सकते हैं, बट मुल्तान सुल्तान इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट। बैड परफॉर्मेंस, हॉरिबल इंडीड, एंड आई डोंट नो, आई थिंक वी फिगर्ड इट आउट। हमने काफी सारी रीजनिंग इसके ऊपर काफी सारी बात भी कर ली है। तो अब मेरे ख्याल मुल्तान सुल्तान चूंकि टूर्नामेंट में ही नहीं है तो इसके बारे में बात करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। लास्ट जुम्मे को जो हमने प्रोग्राम किया था उस दिन जो है वो इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी का गालिबन मैच था, वहीं से उसका आगाज भी मैं करना चाहता हूँ इन सब बातों का। लेकिन सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का जरा तारुफ कराऊंगा, उसके बाद मजीद बात को आगे बढ़ाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले द मोस्ट सेंट वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, नॉट जस्ट दैट, द मोस्ट अमेजिंग गुड लुकिंग जेंटलमैन। पिच साइड पे भी हमें अब तो नजर आते हैं, एंड हिज यू नो आई डोंट नो लाइट ब्लू कलर सूट एक्चुअली लुक्स रियली अमेजिंग ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स। एंड आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के रंग में आन और शान और बान के साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। ये मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर एंड यू लुक नाइस। पीटीवी के कैमरे मैंने रिग किया है ना, जो इधर टेलीविजन टेलीकास्ट होती है उसमें मैं बेहतर लगता है। दूसरे आप जहां पे भी होते हैं, दूसरे चैनल पे नहीं से लगता, आप जहां पे भी होते हैं अच्छे ही लगते हैं। और दूसरी जानिब ख़वातीन और आज़ाद हमारे साथ मौजूद हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं, आई थिंक इनकी बहुत ही कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की। अगर हम बात करते हैं, स्किपर रही है पाकिस्तान वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल, पाकिस्तान वुमेन्स T20 इंटरनेशनल, वर्ल्ड 11 गोल्ड मेडलिस्ट, एंड द लिस्ट गोज ऑन। शी इज मिस सना मीर। अस्सलाम वालेकुम मैडम सना, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू ओवर हियर। सबसे पहले मेरा ख्याल है हम बात करना चाहते हैं लास्ट फ्राइडे ऑनवर्ड्स जो गेम्स हुई है, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जरा इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर ज़ल्मी की तरफ सर आपको लेकर चलूंगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले बल्लेबाजी करते हुए, ऑब्वियसली लो स्कोरिंग मैच था, 143 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। साहिबजादा फरहान, दवाशिश, मेस, शादाब। पेशावर ज़ल्मी पे आते हैं तो बास सदाकत जो उनके डेब्यूटा हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर भी किया। उसके बाद बाबर यू नो बहुत ही अच्छा नॉक। ये एक ऐसी पार्टनरशिप थी जिसने बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया। एंड पेशावर ज़ल्मी विनिंग बाय 6 विकेट्स। अब मैं जरा आपकी तरफ आता हूँ। आपने कहा था कि मिच ओवन से ओपन कराना चाहिए, ओपन कराया, उन्होंने पहले गेंद पे छक्का लगाया, दूसरी में चले गए, मैच जीत गए। यार कंट्रीब्यूशन की जो मिच ओवन की कंट्रीब्यूशन नीचे मैंने थी, कहा था क्या मिच ओवर नीचे कंट्रीब्यूशन थे, मैच नीचे वो कम से कम 15-20 रन तो सेम ही थे। मैच जीत रहे थे। अच्छा ठीक है, नहीं जीत रहे अच्छा, वो एक आप उसमें से मुझे अभी याद आया ना, वो आप वो काट लेते हैं ना, आपका भी तरीका है तरीका वारदात वो चीज काट ली और इस पे कॉन्सेंट्रेट लिया। उस मैं ऐसे कौन कौन बैठा हुआ था यहाँ पे? मैं इधर बैठा हुआ था शायद, शुएब भाई यहाँ से आपने शुरू किया। जी, पहला जवाब आया यूनाइटेड, दूसरा जवाब आया यूनाइटेड, तीसरा क्या जवाब आया था जब सबने ऐसे करके मुझे पेशावर, मेरी तरफ से पेशावर ही आया था जी। आप अपना तो ऐसे ही था भाई, आप न्यूज़ दे, लेकिन सना गवाह बैठी आप न्यूज़ दे व्यूज चले तो वो उस पे नहीं आप बात कर रहे कि आपने कहा था पेशावर उनकी एक प्रेडिक्शन ठीक हो गई है। पहले आप मुबारक, अरे चले जी, ऐसे हम शुरू करते हैं प्रोग्राम। आपको ये ये बेदाग गहराई से मुबारकबाद हाँ, पेश करते ऐसे हैं कि बोले, आपने हाँ। जैसे सोचा वैसे ही पेशावर ज़ल्मी फाल ने जब किया। निकालते हैं, जब फाल कामयाब होता है तो भूल जाते हैं, जब गलत होता है तो यार वो आपने ये कहा। अच्छा, लो स्कोरिंग गेम था मेरा ख्याल है। इसमें जो है ना इस्लामाबाद के कॉन्टेक्स्ट में चले ज्यादा बात करते हैं। वेयर डू यू थिंक इस्लामाबाद इज लूजिंग इट? जब से कंडीशंस चेंज हुई है, वेन्यूज चेंज हुए हैं, आपको लगता है इस्लामाबाद को डिफिकल्टी हो रही है? इस्लामाबाद 4-4 5-5 चेंजेस कर रहा है हर मैच में, प्लस कैप्टन का बड़ा फर्क है। कैप्टन हो गया अनफिट, इसको ये अक्सर ग्रोइन का इशू रहता है, तो अब ग्रोइन का दोबारा इशू हो गया इसको। तो अब आया कि ये कितनी देर में रिकवर करता है या नहीं। कैप्टन एक तो कप्तान की जाहिर है सबसे बड़ा प्लेयर, जो एक टीम अगर चला रहा हो तो वो कप्तान ही होता है, प्लस उसकी जो कंट्रीब्यूशन होती है विद इन द गेम। बॉलिंग में वो अब बेहतर बॉलिंग कर रहा था, बैटिंग भी तो खैर बैटिंग तो उसकी ठीक ही थी, लेकिन बॉलिंग उसकी बेहतर, तो वो इनको ज़रूर फ़र्क आया है। प्लस इन्होंने पहले कोशिश 2-3 दफ़ा, आप थोड़ा सा फंस गए कि उन्होंने कोशिश की अब सारे स्क्वाड को गेम दें। ट्रू, और कहीं ना कहीं तो फॉल्टर करना था, बट आई स्टिल थिंक कि
शादाब का ना होना, अभी ये वापस अपनी फुल स्ट्रेंथ पे भी चले जाएं, लेकिन शादाब का ना होना एज कैप्टन, लीडरशिप जो काफ़ी देर से अरसे से चल रही है, ये नहीं है कि वो सिर्फ इस सीज़न कप्तान था, वो काफ़ी अरसे से चल रही है। बिल्कुल। तो जब लीडर आपका अनफिट होता है, और चाहे आप जो मर्जी कहें कि नहीं जी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बैलेंस में नहीं फ़र्क, टीम बैलेंस को छोड़ें, जो लीडरशिप क्वालिटी जो उसने यूनाइटेड से, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यूनाइटेड में वो डिफरेंट प्लेयर है, तो वो इनको थोड़ा सा हर्ट कर रही है ज़रूर। एग्जैक्टली मैं जरा सना की तरफ भी जाता हूँ। सना, एक दफा बाजी भाई ने फिर से ये जिक्र किया और मैं आपसे भी इसका जिक्र तस्करा करना चाहता हूँ कि जहाँ पे अगर हम इस्लामाबाद के हवाले से बात करते हैं तो हमें ये जो चेंजेस वाली बात है ये हमें नजर आती है। और पहले शुरू में जब से पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन शुरू हुआ, हमें 3 चेंजेस, 4 चेंजेस, 5 चेंजेस, यहाँ तक कि 6 चेंजेस भी नजर आए जिस दिन शादाब अनफिट हुए, सलमान अली आगा आते हैं। आपको लगता है, जैसे एक अंग्रेजी की कहावत है कि टू मेनी क्विक कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, आपको लगता है कि टू मेनी चेंजेस स्पॉइल द टीम एज वेल? तो अब वो ना अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नजर आते हैं, ना अब ऐसा लगता है कि इनडिसाइसिव है कि उनकी अच्छी प्लेइंग 11 स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, ये कहना जब टीम हारना शुरू करती है तो आसान होता है। मेरे ख्याल से शुरू से इनका एक पैटर्न रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, ये इसी तरह की मेजॉरिटी क्रिकेट खेलते हैं जिसमें ये चेंजेस के ऊपर जाते हैं। अब दोनों चीज़ें जब इकट्ठी हुई हैं कि एक मैच वो हारे, जब 5 चेंजेस बहुत ज़्यादा कर दी, उसमें शायद 3 करते तो बेहतर रहता। जब वो चेंजेस भी कर दी, मैच भी हार गया, एक विनिंग स्ट्रीक टूटी, साथ ही शादाब भी इंजर्ड हो गए, तो दोनों चीज़ें जब इकट्ठी हुई हैं उसके बाद से, और फिर फॉरेन कंडीशंस भी थी, जो आप उससे पहले होम पे खेल रहे थे, फिर आप लाहौर गए, उधर पिचेस का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट था। और इस्लामाबाद की टीम ऐसी है कि वो हमेशा स्ट्रोक मेकिंग की तरफ जाती है, रन्स बनाने, तो जहाँ भी पिच थोड़ा डिफिकल्ट होगा वहाँ मिनी कोलैप्सेस या एक बड़े कोलैप्स का चांस होता है इस्लामाबाद के अगेंस्ट। फ्लैट पिचेस पे इनके करीब टीम आनी वगैरह मुश्किल हो जाती है। तो ये जब तीनों चीज़ें इकट्ठी हुई, वहाँ पे 1-2 मैचेस जब ये हार गए, तो अब पैनिक डेफिनेटली एक नज़र आता है। पहले मैच में आपको नहीं फील हो रहा था, नज़र आ रहा था कि टीम एक कॉन्फिडेंस के साथ जा रही है, बट क्योंकि जैसे बाजिद भाई ने भी बात की, कप्तान से बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब वो कप्तान नहीं है टीम के साथ, तो ऑन ग्राउंड भी आपको डिसीजन मेकिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि एकदम से पूरा आपका सिनेरियो बदल गया है। जहाँ सलमान अली आगा किसी और नंबर पे आए थे, अब उनको चेंज करना पड़ेगा। बाकी अपने बॉलिंग ऑप्शंस की जो रोल्स हैं वो थोड़े थोड़े हिल जाते हैं जब आपका मिडिल ऑर्डर से एक ऐसा बॉलर चला जाता है, तो वो अफेक्ट तो ज़रूर आएगा। बट स्टिल आई थिंक इस्लामाबाद इज़ अ टीम दैट्स गोना कम बैक स्ट्रांगली। आई थिंक एक प्लेयर से उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को काम कर लें, आई थिंक दे विल बी बैक ऑन ट्रैक। दूसरा इसमें सना ज़्यादा बेहतर बताएंगी, इन्होंने कप्तानी बहुत की है, कप्तानों के कप्तान रही हैं, लोग इनको काफ़ी बड़े बड़े कप्तानों से भी मिलाते थे, लेकिन जब मिड टूर्नामेंट कप्तान बाहर होता है ना, तो जो रिप्लेसमेंट जो भी वाइस कैप्टन होता है, जब वो कप्तानी लेता है तो उसको लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपना अथॉरिटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन अपना स्टाइल ऑफ प्ले उसमें इम्पोज करना, क्योंकि उसको पता है कि यार मैं 2 मैच के 3 मैच के लिए आया हूँ और दोबारा कप्तान आ जाएगा। और स्पेशली मिड टूर्नामेंट, और ये नहीं है कि सीजन की शुरू में है, तो मिड टूर्नामेंट वो चेंज जो है वो कप्तानी में इफेक्ट ज़रूर होती है। और जो कप्तान नया आता है वो भी मतलब पूरी तरह से श्योर नहीं होता कि मैं बिल्कुल जो मेरा स्टाइल है वही करूं या जो पीछे छोड़ के गया प्रीवियस कप्तान वो चलाऊं, तो वो मुश्किल है। मतलब सलमान अली आगा इतना बुरा कप्तान नहीं है, बट सिनारियो कुछ ऐसे है कि शादाब ही चलता आ रहा है कितने सालों से, और शादाब का ही इम्प्रिंट है इस टीम पे। अब वो जो 2-3 मैच में वो अपना इम्प्रिंट करे या ना करे, अपना मतलब डिसीजन ले या ना ले, या जो टीम जो डेटा डिसाइड कर रहा है या टीम जो डिसाइड कर रही है वो करे, तो वो बहुत मुश्किल है काम। और मुश्किल भी है, और मेरा ख्याल है वो रनिंग में आते आते जरा आपको उस पर टाइम भी लग जाता है टू जेल इन एंड टू सिंक, एंड फिर आप एक पोजीशन से उठ के दूसरी पोजीशन पे आए, किसी और के शूज फिल इन करें। लेकिन इसी के अंदर मैं जितने भी देखने वाले उनकी मेरा ख्याल है उनको मैं ये याद दहानी जरूर कराना चाहता हूँ। जो हम लास्ट फ्राइडे की गेम की बात करें, इस्लामाबाद वर्सेस पेशावर, इस्लामाबाद की परफॉर्मेंस अच्छी थी, वाज़न्ट बैड। विकेट थोड़ा डिफिकल्ट था, पावर प्ले में आप 3 विकेट्स ले चुके थे, लेकिन उसके बाद वो एक अनएक्सपेक्टेड सी चीज होती है जिसमें मास सदाकत और बाबर आजम की आपको एक तगड़ी पार्टनरशिप नजर आती है। मैं जरा सबसे पहले मास सदाकत के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। हाउ डू यू सी हिम, यू नो द वे दैट ही हैज परफॉर्म्ड, एंड यू नो क्रूशल मैच है पेशावर ज़ल्मी। अब अगर कोई खुदा न खास्ता मैच हारता है तो शायद उनका वो जो ख्वाब है कि यार हम क्वालिफाई कर सकते हैं वो भी नहीं पूरा होता। सो मास सदाकत इन पाकिस्तान सुपर लीग 10th एडिशन डेब्यू पेशावर ज़ल्मी। देखिए मार्केट ये है कि पीएसएल में, एचबीएल पीएसएल में बहुत सारे प्लेयर आते हैं, स्पेशली इमर्जिंग कैटेगरी में बहुत सारे प्लेयर आते हैं। इमर्जिंग कैटेगरी का ये होता है कि इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर खेलना ही खेलना है, तो उसको मौके मिलते हैं 4, 5, 6। और कई दफ़ा आपको लगा कि यार ये इमर्जिंग कैटेगरी वाले प्लेयर ने
अच्छा किया, लेकिन उन इमर्जिंग कैटेगरी वाले प्लेयर्स में से बहुत सारे फिर गायब हो जाते हैं। वो गायब इसलिए होते हैं कि जब वो इमर्जिंग से निकलते हैं तो फिर जब वो टीम कॉम्बिनेशन, इसको अब लाजमी खिलाना नहीं है, जब वो इमर्जिंग से निकलता है तो फिर वो टीम में पिक, मतलब स्क्वाड में नहीं पिक हो रहा ना, वो ड्राफ्ट में नहीं पिक हो रहा। उस पर थोड़ा सा मेरे हिसाब से तो काफ़ी साल हो गए, पहले भी शायद एक दो दफ़ा मैंने बात की थी, लेकिन काफ़ी साल हो गए, ये जो कैटेगरी है इस पे आपको गौर करना पड़ेगा कि कैसे फिर इनकी इंक्लूजन हो। या तो इमर्जिंग कैटेगरी आप सरे से बंद खत्म कर दें ताकि जो ऐसे जैसे कोई मैच्योर प्लेयर आ रहा है उसको मौका मिल सके, या फिर अगर इमर्जिंग कैटेगरी को आपने इतना प्रमोट करना है तो फिर अगर जो इमर्जिंग कैटेगरी में 2-3 साल खेला है और वो टीम का हिस्सा रहा है, एकदम से वो गायब हो जाता है। क्योंकि अब मुकाबला सबके साथ, अब सिर्फ इमर्जिंग के साथ नहीं है। तो शायद ये भी आपको देखना पड़ेगा। और मतलब मास की अगर आप इनिंग देखें तो मास की इनिंग आपको लगती है कि यार ये सिचुएशन से ओवरऑल नहीं हुआ, ये HPL PSL से ओवरऑल नहीं हुआ, ये क्योंकि खेलता आ रहा है फर्स्ट क्लास वगैरह, तो शायद इसको अपनी एबिलिटीज में ट्रस्ट हो। तो आपको इस पे थोड़ा सा गौर जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी प्लेयर्स एक तो ऐसे निकल जाते हैं, प्लस मिस आउट कर जाते हैं। जो ऐसे 24-25 साल का प्लेयर है जो कि इमर्जिंग में नहीं है बट अच्छा प्लेयर है, उसको उस पर नजर जाती नहीं है, क्योंकि आपको स्क्वाड में इमर्जिंग ही रखना है और उसको खिलाना भी है। एग्जैक्टली आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट मेरे ख्याल है रेस किया। मैं सना की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन सना चूंकि बाजी भाई की याददाश्त बहुत अच्छी है तो इसी चक्कर में मुझे कंपेटिटिवनेस में अपनी याददाश्त भी अच्छी करनी पड़ती है। जहाँ पे बाजिद भाई ने एक दफा नईम के हवाले से जब मैंने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यार अगर मैं किसी प्लेयर की बात करूं इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ही जाते साथ ही पिक हो जाए टीम के अंदर या प्लेइंग 11 में चला जाए, ऑब्वियसली इसको टाइम लगेगा। अब उनका ये पॉइंट भी बहुत वैलिड है कि जब 2 साल 3 साल आप इमर्जिंग में खेल रहे हैं फिर उसके बाद किसी प्लेइंग 11 में पिक नहीं हो रहे, या प्लेइंग 11 को भी छोड़ दें, आप फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी नहीं पिक हो रहे, वी नीड टू फिगर आउट अ सोल्यूशन फॉर दैट। व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए, जो कोटा सिस्टम होता है किसी भी तरह का, आप किसी भी फॉर्म में उसको ले आएँ, इमर्जिंग कह दें, किसी भी और फॉर्म में, हमने साउथ अफ्रीका की टीम का भी प्रॉब्लम देखा कि उनकी आज तक 11 में इशू आता है। तो जब वो प्रोलॉन्ग हो जाता है उसके प्रॉब्लम्स बहुत सामने आने शुरू हो जाते हैं। जब भी आप कोई ऐसी पॉलिसी लाते हैं तो वक्ती तौर पे जो एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ होता है कि एक टाइम था जिस वक्त आपके यंगर प्लेयर्स को बिल्कुल मौका ही नहीं मिल रहा था, उस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए आपने ये कैटेगरी लाई। तो इसका डेफिनेटली कोई एक्सपायरी पीरियड होना चाहिए। जैसे बाजिद भाई बात करें, ये नहीं हो सकता कि अगले 20 साल आप इमर्जिंग कैटेगरी को लेके चलें। अब अगर आप एकदम से ख़त्म करते हैं फिर भी शायद आपको रिप्रिकॉशन समझ आए, जब तक तो फिर आप कहें नहीं अब वापस उस पर जाना है। तो आई थिंक बीच का एक रास्ता ये निकल सकता है कि आप इमर्जिंग फॉर एग्जांपल कैटेगरी में किसी को पिक करते हैं और टोटल हर टीम ने 10 मैच खेलने, तो मे बी 5 मैच उस प्लेयर को देने लाजमी है। इमर्जिंग कैटेगरी के टोटल जो इमर्जिंग में आप 2 या 3 लोग पिक करें, तो मे बी ज़रा स्लोली इसको आप करके देखें कि इसका इफेक्ट क्या होता है। क्या क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स बेहतर होते हैं, जो ऑलरेडी डेवलप प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी ज़रा ज़्यादा मिलती है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स और हो जाएगी इसकी जो सिलेक्शन होगी, और यू वांट जनरली यू वांट कि आप क्रिकेट को इजी बनाएं ताकि पब्लिक उसको अंडरस्टैंड कर सके। पर एकदम से ख़त्म करेंगे तो तब भी शायद आप उसका वो नतीजा ना निकाल पाएं। तो मे बी इस तरह से आप कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मैचेस के ऊपर महदूद कर लिया जाए। एग्जैक्टली या फिर हो सकता है कि आप कोटा सिस्टम एटलीस्ट फ्रेंचाइज क्रिकेट में इंट्रोड्यूस करा के फिर उसके इमर्जिंग के बाद एक और कैटेगरी रखे, जिसके बाद इमर्जिंग से जो लड़का निकले वो वहां पे फिर खेल भी सके। खैर आई थिंक इट्स फॉर दी पाकिस्तान सुपर लीग टू काइंड ऑफ थिंक अबाउट इट। मैं इसमें एक और चीज कहता हूँ, जो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो एक चीज बड़ी खुशहाली नजर आती है वो ये है कि प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स नजर आ रहे हैं। हम साद बे की बात करें, दानियाल की, उबैद की, नईम की, अली रजा की। लेकिन एक और चीज है जो मैंने ऑब्जर्व किया है, आप बाजी भाई इस बारे में बेहतर बता सकते हैं। जैसे अगर मैं मोहम्मद हारिस की बात करता हूँ या मैं साइम अयूब की बात करता हूँ, मैंने पेशावर ज़ल्मी में इनको बाबर के इर्द गिर्द खेलते और डेवलप होते हुए देखा है, एंड हैंस मास सदाकत की भी एक इनिंग्स नजर आती है। व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट बाबर आजम कि उसके साथ खेलने वाला खिलाड़ी अक्सर हमने डेवलपमेंटल फिगर्स की तरफ जाते हुए देखा है। बड़े प्लेयर्स के साथ तो आप जब खेलते हैं तो डेवलप ही होते हैं, और जो आपका नंबर 1 प्लेयर होगा उसके साथ अगर आप खेलेंगे तो जाहिर है आपकी डेवलपमेंट होगी। ना सिर्फ ये कि वो खेलता कैसे है, बट आप उसको ड्रेसिंग रूम में ऑब्जर्व करते हो, उसकी प्रिपरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। प्रिपरेशन जो वो करता है बिफोर द मैच और मैच में कैसे रहता है। तो हर प्लेयर का डिफरेंट तरीका होता है। बट 8 बजे से पहले तो वो खाना नहीं खाता, वो 6 बजे 7 बजे खाना खा के कर लिया, उसके बाद वो खुद अपना उन्होंने एक ककून बनाया हुआ था। प्लस वो जब ड्रेसिंग रूम में बैठते थे तो किसी को करीब नहीं आने देते थे कि उन्होंने मतलब ये मेरा एरिया है,
या मैंने सारा कुछ अपना सेट किया हुआ है, उस अंदर नहीं आप आ सकते क्योंकि ये मेरा प्रेपरेशन का एरिया ठीक है। है। तो जो उनके साथ प्लेयर खेलते थे या उनकी प्रोफेशनलिज्म देखते थे वो उनसे सीखते थे। इसी तरह हर प्लेयर का इसी तरह होता है। जो आप बड़े प्लेयर्स के साथ खेलते हो तो ये जिस तरह अभी ये अगेन इस तरह जब भी बात हुई थी कि जब आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, अब फॉर इंस्टेंस आप कहते हो ये पहले भी बहुत दफ़ा चली है, बल्कि पिछली दफ़ा रूल भी बना था 1-2 साल पहले, ये बहुत दफ़ा चली है कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप जो 30 से ऊपर या 35 से ऊपर इसको अभी भी अनरिटन रूल है ये कि जो 35 साल का लड़का है उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं मिल रही। ओके। तो ये मसला ये है कि अब जो 35 साल का क्रिकेटर है जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है वो आपका एलीट प्लेयर होगा, जो कि मतलब इतना वो सस्टेन को एलीट प्लेयर होगा। तो जो नया प्लेयर आएगा वो एलीट प्लेयर को देख के ही सीखेगा ना। True. तो जब वो लीड प्लेयर को ही आपने कहा जी 35 से आप रहने दो, मैं खेल रहा हूँ 20 साल और मेरे साथ 25 साल का है जिसने वो अपनी जगह बना रहा है, एक और खेल रहा है जो भी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, उनसे मैं कितना कुछ सीखूंगा। तो प्रॉब्लम वहां पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि यार ये पाकिस्तान नहीं खेल सकता तो इसको फर्स्ट क्लास भी नहीं खेलनी चाहिए। अगर आप इससे भी पीछे चले जाएं, जब ये अर्ली 90s लेट 90s बल्कि 2000 अर्ली 2000s तक क्लब क्रिकेट में आपके साथ ऐसे ऐसे प्लेयर खेल रहे होते थे जो कि रिटायर भी हो चुके हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भी रिटायर, लेकिन क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं। क्लब क्रिकेट में भी अभी भी वो एलीट थे। तो जब आप उनके साथ खेलते थे, उनको देखते थे, तो आपकी डेवलपमेंट होती थी, तो लर्न करते थे। तो लर्न बिल्कुल एग्जैक्टली। और मैं जब खेल रहा था PIA से तो हमारे पास ऐसे आसिफ मुश्तबा खेलते थे, उसमें गुलाम अली खेलते थे। आसिफ मुश्तबा गुलाम अली का उस टाइम पाकिस्तान दोबारा खेलना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। बट द वे वो खेलते थे उनसे बंदा पूछता था, सीखता था किस तरह खेलना है, और उस वक्त भी वो फर्स्ट क्लास के टॉप प्लेयर्स थे। तो आप अगर रिस्ट्रिक्शन लगाते हो कि जी 35 साल या ये जो अभी बात हुई इमर्जिंग प्लेयर लोग कैसे सीखेंगे, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है। तो एग्जैक्टली HBL PSL की तो खास बात यही है कि आप बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेलते हो, और अगर आप एक टॉप के प्लेयर के साथ 2, 3, 4 सीजन लगाते हो तो अगर आप सीखेंगे नहीं तो फिर मैं और शहजाद जैसे हम ऐसे ही रह जाएंगे। पता नहीं, लेकिन चूंकि अब बाजू भाई ने कह दिया मैं इनका जो वो होस्ट हूँ, तो मैं इसके बाद मजीद नहीं बात करता, जैसे ये कहते मेरे मेहमान कहते हैं। लेकिन जो अच्छी बात है मेरे ख्याल है, जहाँ आपने नौजवानों के हवाले से बात की है, मेरे ख्याल एक और नौजवान जो सर फहरिस्त है जिन्होंने वाकई लर्न किया, मैं अब आपको अगले मैच की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा। उसमें हसन नवाज का नाम अब सर फहरिस्त आता है। 2 मैचेस में उन्होंने बड़ी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंसेज दी हैं, और उसके बाद ये जो 64 नॉट आउट इनकी 41 है इनिंग्स, मेरे ख्याल ये ऐसी इनिंग्स है जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में आने वाले वक्त में याद रखी जाएगी। क्रूशल मैच, क्वेटा ग्लैडिएटर्स विनिंग बाय 2 रन्स। और वंस अगेन मतलब कोई हाई स्कोर नहीं नजर आता इसमें। मेरा ख्याल है कप्तान का कहना यह था कि अगर हम 170-180 कर लें, एंड इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमने जो एक चीज़ देखी है इस्लामाबाद यूनाइटेड में या किसी भी और टीम में, वो हमने यही देखी है कि अब 15 रन शॉट है, 20 रन शॉट है। तो मैं अब जरा स्पेसिफिकली हसन नवाज के हवाले से पहले बात करूँगा, उसके बाद मजीद आगे बढ़ेंगे। यंग टैलेंट जिनकी हमने बात की, बड़े नामों के साथ खेलते हैं, सीखते हैं। हाउ डू यू सी हसन नवाज इज इनिंग? स्पेशली ये इनिंग्स आई थिंक इट वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव। इसका रीज़न ये कि जिस वक्त ये आए बैटिंग पे तो काफ़ी मुश्किल में बैटिंग ऑर्डर इनका नंबर बदला गया। पाकिस्तान लेवल पर हम इनको देख रहे हैं, ओपन पे मिडिल ऑर्डर में इनको खिलाया गया, वहाँ से टेल के साथ बारी करके मैच को जिताना। आई थिंक दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन हिज क्रिकेटिंग करियर। और ऑब्वियसली एक बहुत क्रूशल मैच था जहाँ से वही हम बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद का मोमेंटम दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया और क्वेटा अब एक डिफरेंट टीम नजर आती है। अब द टीम टू बीट है, क्वेटा हैज बिकम द टीम टू बीट। आई थिंक वो ये इसी तरह की परफॉर्मेंसेज होती हैं जो आपकी टीम में इस पूरी चीज को चेंज कर देती है। एग्जैक्टली। और मेरा ख्याल है यहाँ पे जो एक और खूबसूरत बात है वो ये कि जब इनसे इंटरव्यू ने पूछा, इन्होंने कहा कि जी वो न्यूजीलैंड के खिलाफ मेरे ख्याल गालिबन जो इन्होंने 100 बनाए थे, सेंचुरी इन्होंने की थी, उससे बेहतर इनको ये इनिंग्स लगती है क्योंकि ये इनकी मैच विनिंग इनिंग्स थी। एक और बात जो यहाँ पे मेरे ख्याल है बाजिद भाई से मैं करूँगा, बाजिद भाई पाकिस्तान सुपर लीग पे जहाँ पे हमने यंगस्टर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म की बात की, वहाँ पे इनका ओपन की बजाय नीचे आना, नंबर 6 पे खेलना, इनिंग्स को बिल्ड करना, आपको लगता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके बाद आपको खिलाड़ी और मुस्तनद स्ट्रॉन्गर नजर आएगा, उसको इनिंग्स बिल्ड कर सकता होगा, रादर देन सिर्फ हम अगर पहले पावर प्ले पे फोकस करें? जल्दी करते हैं ना हम जल्दी करते हैं। अभी यहाँ पे तारीफ करेंगे तो कहनी पाकिस्तान फौरन पाकिस्तान खिला दो, तो इसको भी हालांकि इसने 100 किया था लेकिन इसको जल्दी खिला दिया पाकिस्तान। बहुत टैलेंटेड प्लेयर है इसमें, मतलब ये कह देना कि पाकिस्तान नहीं खिला तो लोग कहते हैं यार ये तो कहता है प्लेयर नहीं है। बिल्कुल ये नहीं कह रहा, डेवलपमेंट का भी टाइम होता है। अब अगर ये इस इनिंग्स के बाद अगर आप इसका अब नाम चलता तो शायद जब ये पाकिस्तान खेलता तो आपको और मैच्योर लगता, और वो प्रोसेस के थ्रू मतलब
प्रोसेस के थ्रू जब तराशते हैं ना तो फिर प्लेयर ज़्यादा True. अब ये मिडिल ऑर्डर में इसने रन्स किए हैं, अब आया कि मिडिल ऑर्डर में इसका सबसे अच्छा नंबर है या ओपन पे नंबर है, ये भी आप डिबेट ये भी खुल जाएगी। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब तक जितने ज़्यादा आप मैचेस खेलते हो, जितनी ज़्यादा हाई प्रेशर सिचुएशन में आप खेलते हो, उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होती है। तो वो इशू पाकिस्तान में यही है कि हम फ़ौरन कहते हैं कि नहीं जी यार आप इन्होंने फ्लेवर ऑफ द मंथ की बात की, तो फ्लेवर ऑफ द मंथ ऐसे बदलता है पाकिस्तान में प्लेयर के हिसाब से। अब वो फ्लेवर ऑफ अभी माज सदाकत की बात ही शायद वो फ्लेवर ऑफ द मंथ बन जाए फ़ौरन ही कि जी नहीं जी अब इसको खिला दो। तो शायद हसन नवाज बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, एक बात बैटिंग की भी, फील्डर भी बड़ा अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। बट अभी भी मुझे अभी भी लगता है कि 1 साल और इसको दें, 1 साल और दें, फिर देखें कि ये वाइट बॉल क्रिकेट में कैसे डेवलप होता है। क्योंकि शॉट्स इसके पास सारी हैं, सारा कुछ है, वो सारा इंग्रेडिएंट्स सारे हैं, बट अभी उसने अपनी स्किल को इस लेवल पे, इससे निचले लेवल पे, मतलब फर्स्ट क्लास के निचले लेवल पे तो ये मतलब अनस्टॉपेबल है। अब वो जो इसने स्किल अपना ना वो ऊपर लेके आना है, वो इसको 1 आधा साल 1-1.5 साल और दें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। बट प्रोवाइडेड के एक तो आप जल्दी ना करेंगे, बस उसको एकदम आप ले जाते हैं 18 फिर वो नहीं परफॉर्म करते हैं, फिर ड्रॉप हो जाते हैं, फिर वो टीम में कभी वापस नहीं आते। लेकिन इसमें जो एक और खुशाइन चीज़ नज़र आती है वो यही आती है कि अगर हम अपने ऊपर ओपनर्स के हवाले से बात करते हैं, साइम नज़र आते हैं, फ़खर नज़र आते हैं, साहिबजादा फरहान का नाम ही इज़ रेडी, उसके बारे में बाजिद भाई ने, सना ने भी मुतअद्दिद दफ़ा बोला कि अब वो उनको ऊपर ही करना चाहिए, उनको ऊपर ही आना चाहिए। तो आई थिंक वो हसन नवाज इस नंबर पे खेलना, इनिंग्स को बिल्ड करना, इट्स अ फॉर्म ऑफ देयर ट्रेनिंग एज वेल। वो स्किल लेवल जिसकी हम बात कर रहे हैं, आई थिंक वो इन्हांस जरूर होगा। एक आखिरी बात बिफोर आई रैप अप दिस मैच, सांबा यूनाइटेड तो चलो तब्दीलियां तो करते हैं, समझ में आता है, डेथ ओवर यार आप दे देते हैं शहजाद को, वो आप एक तो वो ठीक किया ये नहीं किया वो एक अलग बात है, हम उसकी तरफ मैं आऊंगा। लेकिन मैं ये बात करना चाहता हूँ वो चांसेस प्रोवाइड करते हैं। सलमान इरशाद इज सो ईगर टू कैच द बॉल, कोई कॉल नहीं कर रहा है, एक ऐसा पैनिक बटन दबा हुआ है। इट्स नॉट शहजाद टू बी ब्लेम्ड, मुझे तो लगता है कि शहजाद परफॉर्म रियली वेल लाइक ऑलवेज। नाम का एलिमेंट जरूर है, अगर जिसको मजीद फ्रेंचाइज क्रिकेट में इसके ऊपर काम करना और भी मुश्किल है, टू हैव स्पेसिफिक फील्डर्स फॉर स्पेसिफिक पोजीशंस। बट जब प्रेशर आता है तो फिर अच्छे अच्छे प्लेयर्स से भी कैच ड्रॉप हो जाता है। बट इस मैच में यही नज़र आया कि ओवरऑल एक जो बहुत सी चेंजेस हो गई थी उसके बाद आप सेटल नहीं हो पाए। शहजाद अगर पीटीवी स्पोर्ट्स पे हो या पीटीवी की टीम में हो नहीं रुकता। बहुत शुक्रिया, छोटे से वक्फे की तरफ पढ़ना चाहता हूँ, मुझे पता है आपने किसकी बात की है, लेकिन वो बेशक स्टूडियो में हो या टीम में हो, शहजाद हर जगह चल जाता है। लेकिन बिफोर हेडिंग आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक, दिस इज वेयर यू नो वी स्पीक अबाउट एक्सीलेंस। बाजिद भाई की बात करें, सना की बात करें, बड़ी खूबसूरती से इन्होंने अभी जो बात बताई, मेरे ख्याल बहुत सारे एनालिसिस को मिस आउट करते हैं कि यार जब आप अपनी टीम में इतने सारे चेंजेस करते हैं तो आपकी जो एक्सपर्ट फील्ड पोजीशनिंग होती है वो वाले फील्डर्स आप खो देते हैं, जिसकी वजह से आपको इस किस्म की नदामत होती है। अब हम एक और मैच की तरफ जाएंगे एक छोटे से वक्फे के बाद, लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग। हमारे पेस बॉलर हैं जी, हमारी पेस बैटरी बड़ी अच्छी है, हारिस और शाहीन से तो अच्छा बॉलर ही कोई नहीं, इनका कॉन्फिडेंस बड़ा तगड़ा है जी, और ये तो सुपर स्टार है और पता नहीं क्या है, लेकिन स्टार वहां से बन के निकल रहे हैं। फरहान खान नियाजी, जरा इसको बात करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। हम लोग बात कर रहे हैं जो लास्ट फ्राइडे हमने प्रोग्राम किया था, उसके बाद जो मैचेस हुए हैं, अब अगले मैचेस के ऊपर तस्करा करना चाहते हैं, जिसमें लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग के हवाले से बात करेंगे। Looks like Karachi King have actually found their resolve as well and they're back at it, and looking at the match summary, it looks like as if Naeem जैसा sensational player जो हमें इस दफ़ा नजर आए फ्रॉम लाहौर कलंदर्स इज समथिंग इंस्ट्रूमेंटल दैट वी नीड टू टॉक अबाउट। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल एलेक्स हेल्स को आप बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं। फ़खर का भी एक बहुत ही वंडरफुल नॉक। दूसरी तरफ जब हम जाते हैं कराची किंग्स की, अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं, अब्बास अफरीदी वो इंस्ट्रूमेंटल। अगर हम बल्लेबाजी की बात करते हैं, इरफान खान नियाजी जिन्होंने इनके लिए मैच को बहुत ही आसान कर दिया। उसके बाद साथ नजर आते हैं साइफर्ड एंड वार्नर, एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द एंड, कराची किंग्स विनिंग by 4 wickets। जी सना, आपसे आगाज करते हैं लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स, हाउ डू यू सी देम? I think it was a very crucial match for both teams. Good game। बहुत अच्छा मजा आया, एक मैच ऐसा नजर आया PSL में जो आखिरी ओवर्स तक गया। बहुत सॉफ्ट स्पॉट है लाहौर कलंदर्स के लिए। बहुत, हाँ बहुत ज़्यादा। बाजिद भाई ने बना लिया ज़्यादा, लेकिन अब एनीवेज तो ये नज़र आया कि कराची में अच्छी चीज़ जो नज़र आई कि इवन दो वार्नर और उन्होंने बहुत बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, उन्होंने टोन ज़रूर सेट की, बट आपके लोकल टैलेंट्स दोनों तरफ अगर बॉलिंग में देखें तो अब्बास अफरीदी 4 आउट करते हैं जो मुल्तान के लिए बड़े रेगुलरली परफॉर्म करे थे और मुल्तान ने उनको जाने दिया।
वो अपनी फॉर्म में वापस आते हुए नजर आते हैं। और इरफान खान नियाजी जिनके बारे में हम बार बार बात कर रहे थे कि आपने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, आप काफ़ी अर्सा उनको टीम के साथ रखते हैं और जब बड़ा टूर्नामेंट आता है तो आप उनको ड्रॉप कर देते हैं, तो वो भी अपना आप दिखा रहे हैं कि भाई आई कैन डू दिस। आई थिंक अगेन दिस इनिंग्स वुड बी वेरी वेरी क्रूशल फॉर हिम। लाहौर के लिए ऑब्वियसली बहुत से आंसर्स जो हैं उनके अभी क्वेश्चन मार्क्स ही रह गए हैं, क्योंकि जो लेंथ बॉलिंग की हम बात करते हैं, जो हम ओवरऑल डेथ बॉलिंग की बात करते हैं, वो आपको एक एरिया ऑफ कंसर्न ज़रूर नज़र आता है, क्योंकि अच्छी ठीक ठाक स्कोर आपने लगा दिया। 1-2 मैचेस ऐसे अब हो चुके हैं लाहौर के जिसमें उन्होंने जीते हुए मैचेस में अपनी बॉलिंग से वो उसको वापस नहीं ला सके, तो मतलब दैट हैज़ बीन देयर स्ट्रेंथ, पर वो अब उस तरह से नज़र नहीं आ रही। और अब बड़ा क्रूशल हो गया, उनके पास सिर्फ एक मैच है, तो अब उनके पास चांसेस बहुत कम है। और फिर आई थिंक पेशावर एक ऐसी टीम है जिसके पास अब डायरेक्ट अपना फेट है कि अगर वो लाहौर से जीत जाते हैं तो 100% वो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये चीज़ें ऑब्वियसली इस तरह के क्लोज मैचेस में आई थिंक इरफान खान नियाजी ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, जहाँ पर स्कोर काफ़ी ऊपर जा चुका था। और जो हम हसन नवाज की बात कर रहे थे कि वो उसको ट्रांसलेट कर सके अपनी इनिंग्स के अंदर, वही इरफान खान नियाजी। मैं ऑब्वियसली इरफान खान नियाजी और जो लाहौर कलंदर की डेथ बॉलिंग है उसकी तरफ मैं ज़रूर प्रिसाइजली और स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ। ज़रा सबसे पहले मोहम्मद नईम के हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। हाउ डू यू सी हिम? इट वाज इंस्ट्रूमेंटल द वे दैट ही प्लेड। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल नॉक फ्रॉम हिम। हाँ, बहुत इम्प्रेसिव, और स्पेशली जब आप मतलब एक बहुत कलंदर्स इसकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि ये एक प्लेयर है टू वॉच आउट फॉर। 5-6 मैच खिलाए, फिर एक शायद मैच नहीं खिलाया, बट वो आपको लगता है पोटेंशियल तो है उसमें, और अभी तैयारी की ज़रूरत है। ज़ाहिर अभी तो पहला उसका सीज़न है, और इस पीडीपी में भी इनके कई ऐसे प्लेयर आए हैं जो खेले हैं 1-2 सीज़न, उसके बाद गायब हो गए हैं। एक इनका फास्ट बॉलर होता था जो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता था, नाम उसका मुझे भूल गया, उसका निकनेम मुझे याद है लाडी। वो आंखों का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसका बॉल बड़ा अच्छा होता था, ये हारिस रऊफ के आगे पीछे ही आया था, मतलब वो गायब हो गया। बट ये अगेन आपको नज़र आया है कि ये इस प्लेयर में पोटेंशियल है। तो अभी होपफुली अगले 2 सीज़न 3 सीज़न ना सिर्फ ये खेले, बट पाकिस्तान में डोमेस्टिक में भी खेले और फर्स्ट क्लास टीम में भी कहीं पिक हो, ताकि ये अपनी तरफ आयरन आउट कर ले अपनी बैटिंग। एग्जैक्टली और जहाँ पे बाजी भाई ने अभी जो तस्करा किया है कि यार अभी थोड़ा सा, क्योंकि अभी पहला साल है खेल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा शॉट का एरे नहीं नज़र आता, आपको टुवर्ड्स मिड विकेट नज़र आता है या आपको लॉन्ग ऑन की जानिब नज़र आता है, तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल ऑफ की साइड पे भी उनका बल्ला जब खुलेगा तो बेहतर हो जाएगा। मैं अब ज़रा सना की तरफ वापस आता हूँ। सना, अब जो बात करना मैं चाहता हूँ वो इरफान खान नियाजी के हवाले से बात करूँगा। आई थिंक इट वाज अ क्रूशियल गेम। कराची किंग्स वाज डेस्परेट एज वेल दैट वी नीड टू विन दिस मैच, और ऐसा लगता नहीं था कि ये मैच जो है वो कराची किंग्स अपनी तरफ या अपने पलड़े में ले जाएगा, बट फॉर इरफान खान नियाजी एंड दैट टू प्लेइंग अगेंस्ट दोज बॉलर्स जिसके ऊपर पाकिस्तान बड़ी प्राइड करता है। खैर हमने देखा है रिसेंट भी 120 पे 120 चाहिए हो तो वो भी हम बनवा देते हैं। डेथ बॉलिंग की जब बात करते तो कोई कान धरने को तैयार नहीं होता कि भाई अब बेशक शाहीन के पास एक एरोगेंस या कॉन्फिडेंस हमें ज़रूर नज़र आता है, वो मैं बाजी भाई से बाद में पूछूंगा जिस तरह से उन्होंने जैनब के साथ बात की कि क्या वो खुश शाहीन है ये नहीं है, बट हाउ डू यू सी इरफान खान नियाजी? आई थिंक इरफान खान ने आज बड़ा ज़बरदस्त यूज़ किया, ऑफ साइड पे उसको बहुत अच्छा यूज़ किया, फिर उसी को टांग पे भी लेके गए और बड़ा स्टिल हेड एंड पे रहा। जो हम बात करते सबसे इम्पोर्टेंट आपकी शेप रहनी चाहिए, तो इवन दो वो मूवमेंट कर भी रहे थे, क्योंकि जो आप क्रीज के अंदर मूवमेंट कर रहे होते हैं उसमें भी आपकी हेड पोजीशन कहीं गिर ना रहा हो, तब आपके कनेक्शन ऐसे होते हैं जो ग्राउंड से बाहर जाएं। तो फील्डर अगर पीछे भी हो यू कैन स्टिल बैक योरसेल्फ कि नहीं मैं ये शॉट लगाऊंगा। तो आई थिंक वो चीज़ इनकी बड़ी अच्छी नज़र आई कि ना सिर्फ इनकी फीट मूवमेंट थी बट स्टिल हेड, उसके साथ एक न्यूट्रल आपकी पावर पोजीशन जिस पे आप दोनों तरफ खेल सकते हैं। तो आपके जो फिनिशर्स होते हैं उनके पास ये 2-3 चीज़ें, और साथ फिटनेस तो है, रनिंग बिटवीन द विकेट जो हम ग्लेन फिलिप्स की बात करते हैं या और बड़े नामों की बात करते हैं कि अगर आप बाउंड्री हिटिंग कर सकते हैं और आपके पास फिटनेस है डेथ ओवर्स में बैटिंग में, तो आप वो डबल रन लेके भी उसको बहुत ज़्यादा कवर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी सारी इनके पास वो बॉक्सेस टिक ऑफ करते हैं जिसको हम आगे के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत खूबसूरती से आपने बात की। मैं ज़रा बाजी भाई की तरफ बढ़ता हूँ, जहाँ मैंने कहा जिक्र भी किया था कि स्पेसिफिकली मैं बात करना चाहता हूँ बॉलिंग के हवाले से, एंड आई थिंक इट वाज, हालांकि लाहौर के अंदर के स्पिनर्स की बात करें वो 2 रन देते हैं, उसके बाद मैच ऐसा लगता है कि वो कंटेन कर गए हैं, लेकिन पता नहीं ये माइंडफुल एरोगेंस है फ्रॉम शाहीन शाह अफरीदी जो हमारे नंबर 1 बॉलर भी है कि
समझ नहीं आती कि यार लेंथ बॉलिंग करा रहे हैं यार, आप थोड़ा फुलर चले जाओ, वाइड चले जाओ, यॉर्कर कर लो, या जैसे शुएब भाई कहते हैं कि वसीम भाई कहते हैं कि यॉर्कर कर लो, कुछ तो और कर लो यार, मतलब कम ऑन। अच्छा, इसमें एक और जो फैक्ट है जो मैं जितनी भी हम लोग देख रहे हैं उसे शाहीन ने पोस्ट मैच सेरेमनी में वो जहाँ एरोगेंस दिखाई ज़ैनब के साथ, उसमें एक और बात बताना चाहूँ, उन्होंने कहा जी वो बॉल गीला हो गया था, नरम हो गया था, कंडीशन अच्छी हो गई थी। तो जब बारिश के बाद लाहौर की बारी आई थी तो 44 रन इन्होंने बनाए और 7 विकेटें गंवाई। जी सर। देखिए, अगर आप इसी में कंपैरिजन कर लेना, वार्नर वर्सेस शाहीन का कंपैरिजन करने, वार्नर मैच हारता है तो उसने जो भी प्रॉब्लम्स थे वो हेड ऑन लिए, उसने बताया कि हमारी टीम ऐसे नहीं सही खेली, यहाँ पे वो इश्यूज को सामने ऑस्ट्रेलियंस, मोस्टली ऑस्ट्रेलियन जो होते हैं ना, बहुत स्ट्रेट सीधी बात करते हैं। उसने सीधी बात की कि जी हमारी टीम ऐसे, हालांकि उससे खुद इतना परफॉर्म नहीं हो रहा, बट एज ए लीडर वो आप टीम को जो वो एक्सपेक्टेशन है उसने जाहिर कर दिया कि अभी सही नहीं खेले। दूसरी तरफ शाहीन से अगर आप बात करें तो शाहीन जो इश्यूज हमें नजर आ रहे हैं या किसी को भी नजर आ रहे हैं, वो जो इश्यूज हैं वो उसको मान नहीं रहा, उसको कार्पेट के नीचे से स्वीप अंडर द कार्पेट कर रहा है कि 150 पे कर रहे हो चाहे 140 पे कर रहे हो। अगर आप लेंथ बॉलिंग बार बार करी जा रहे हैं, मतलब एक गलती को बार बार कर रहे हैं, तो फिर रन्स तो जितने भी रन्स हों वो कम ही लगेंगे। तो प्रॉब्लम इस मैच में स्पेशली आप इन दोनों से ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे कि यार नहीं ये स्कोर हो गया, बट एक ही जगह पे बॉल करी जाएंगे, वो समझ में नहीं आई। फिर अब जाहिर है जब आप मैच हारते हो तो फिर फोकस ज़्यादा हो जाता है, और अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि आपसे कोई गलती हुई है और आप कह रहे हैं कि नहीं हम इनको आगे देख लेंगे, तो वो मेरा ख्याल वो जो लाइन है ना वो थोड़ी सी क्रॉस हो रही है। इससे पहले भी 2 सीज़न जो ये जीते थे उसमें राशिद खान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, बट इनसे राशिद खान का भी कोई सवाल जिक्र करो तो हाजिर नहीं होता, तो वो कहते हैं कि नहीं हमारा प्रोसेस ही बड़ा ठीक था। तो आप एक तो इवेल्युएट नहीं कर रहे कि आपकी टीम कहाँ, मतलब इसका तो ये मतलब है कि आप एक्चुअली आप इवेल्युएट नहीं कर रहे कि आप मैच कहाँ आ रहे हैं और कहाँ पे जीते। तो इसमें एरोगेंस तो अलहदा है, लेकिन अगर आपकी टीम अगर यही नहीं सोच रही कि हमारा मैच हाथ से कहाँ से निकला, हमें किधर इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो फिर आपकी प्रोग्रेशन कैसे होगी। होपफुली अब नेक्स्ट मैच में, मतलब इनका ये होता है कि ये मैच हारते हैं फिर गुस्से में आके अगले मैच में बेहतर बॉलिंग करते हैं, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने वो नहीं किया। इस दफ़ा जो गुस्से में आके तो एक ही लेंथ पे करते रहे। Exactly. होपफुली ये बेहतरी आएगी। होपफुली थोड़ा सा, मतलब मैच के बाद जब ये वापस गए होंगे तो थोड़ा सा इन्होंने सोचा होगा इस बारे में, लेकिन अब प्रेशर इन पे ये है कि अब अगर जो इन्होंने वो किया है और जो आपने बातें की हैं, जो प्रेस में सारा कुछ कह दिया है, अब अगर फर्ज करें, होपफुली इनके लिए ना हो, लेकिन अगर फर्ज करें आप मैच हारते हैं तो सबसे पहले, ये तो सोशल मीडिया का दौर है, तो सबसे पहले क्या चलेगा? यही चलेगा भाई, यही चलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लाहौर के अंदर मैच हारा है, इनकी वजह से हम पहले भी बहुत सारे प्रीवियसली मैचेस हार चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, जब भी डेथ बॉलिंग की बात होती है। और इसके अंदर जो एक और बात है, जहां आपने एरोगेंस की बात की, ये एरोगेंस होनी चाहिए, जरूर नजर आनी चाहिए ऐसे पेसर में, लेकिन ये तब नजर आनी चाहिए जहां पाकिस्तान सुपर लीग का जब बोर्ड चलता है ना कि सबसे ज्यादा विकेट्स किसने ली हैं, उसमें आपका नाम नहीं है, तो आप इस तरह की पोजीशन में अपने आप को जेओपर्डी में खुद डाल देते हैं। मैं जरा एरोगेंस होनी चाहिए, मतलब अगर आप एरोगेंट इन योर परफॉर्मेंस नहीं होगे तो आप परफॉर्म नहीं करोगे, लेकिन आप पब्लिकली, आजकल के दौर में आप जितने भी बड़े फास्ट बॉलर देख लें, जो भी देख लें, वो कभी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, इस तरह बात कोई भी नहीं करता, पुठी ना पड़ जाए। हाँ बिल्कुल, इवन वर्ल्ड नंबर 1 हो, बुमराह हो या मतलब पैट कमिंस हो, इस तरह की बात नहीं करते। और आप जब मैच हारे हुए हो तो आप फिर डाइसेक्ट करते हो, आप अब तो सारी बातें सामने आती है ना, आप डाइसेक्ट करते हो कि नहीं जी हमारे से यहाँ पे गलती होगी या हमारे से बॉलिंग सही नहीं हुई। अगर आप यही कह दो कि नहीं जी ना प्रेशर था, ना हमारे से बॉलिंग गलत हुई, तो फिर ठीक है, फिर जीते क्यों नहीं? हार क्यों गए? आप फिर जीते क्यों नहीं भाई, फिर रिजल्ट क्यों नहीं आया? मेरा ख्याल है, थैंक यू सो मच फॉर समिंग इट अप। मैं जरा जहाँ पे आपने शाहीन के वाले से बात की, हारिस भाई की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। हारिस भाई 2 ओवर कराते हैं और उनमें से 1 यॉर्कर कराते हैं, बस दैट्स इट। मतलब क्या हो जाता है अगर प्रेशर भी नहीं, जो अभी उन्होंने बात की, सो व्हाट वेंट रॉन्ग विद हारिस? एंड हारिस शायद यॉर्कर पे सिंगल हुआ है या बिल्कुल ऐसे ही आखिरी ओवर का आखिरी बॉल पे रहा था, उससे पहले ट्राई नहीं किया। देखिए फिर बाजिद भाई कहते हैं मैं लाहौर के लंदर के बारे में बोलती हूँ, अब बंदा कैसे ना बोले, अब आपके पास प्रीमियर बॉलर्स हैं और इस तरह की परफॉर्मेंसेज आ रही हैं, और वो उसको वेल लेफ्ट कर गए ज़ैनब वाली बाल को बाजिद भाई। पर उसके बाद जो मुझे हैरत की बात लगी कि उनके ओनर का भी अगले दिन जब एक इंटरव्यू आता है
तो वो फुली डिफेंड कर रहे हैं शाहीन को कि नहीं वो असल में सिचुएशन ऐसी थी, मैच हारा हुआ था तो उन्होंने बस नो कह दिया उसमें। देखिए जब आपसे कोई बात कर रहा होता है तो आपको अपना थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना होता है। अगर मैं आप मुझसे सवाल पूछो और मैं कहे नहीं बस उसके बाद जवाब ना दूं, और कम से कम तो इंतजार वहाँ कर पर लें आपके वो सवाल पूरा हो जाए। एक दफा बनता है कि इतने लंबे लंबे सवाल करते हैं आपके यस सेम सो आई थिंक वो चीज़ आपकी लीडरशिप से ज़रूर आती है। अगर आपके बच्चों की तरह भी आप अपने प्लेयर्स को रखो, फैमिली की तरह भी रखो, जहाँ पर उनसे कुछ चूक हो जाए तो आपका बताना बनता है। ठीक है पब्लिकली आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बट शाहीन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एज ए लीडर जो वाजिद भाई ने बात टच की वो ह्यूमिलिटी होती है। जिस वक्त आप में एरोगेंस आ जाती है तो आपकी टीम को साथ लेके ही आप नीचे जाएंगे, क्योंकि अगर आप अपनी गलती नहीं देख पा रहे, आप टीम में किसी की गलती नहीं देख, एक होता है प्रोटेक्टिव कैप्टन, आप ठीक है बाकी मीडिया को उनसे दूर रखें, हर नेगेटिविटी से दूर रखें, वो एक अलग बात है, बट अंदर टीम के बैठ के जब आप आपस में बात करते हैं वहाँ पे एक ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हारिस रऊफ को भी उसी की ज़रूरत है, और हारिस रऊफ का मुझे वाकई बहुत हैरानी हुई ना कोई स्लोअर, क्योंकि स्लोअर वन भी वो ठीक ठाक करते हैं, लेंथ वो जब अपनी जो उन्होंने जिस लेंथ पे बॉलिंग कराई उसमें फुल पेस से नहीं आते थे, इधर से स्लोअर वंस कराते थे डेथ बॉलिंग में, और बाकी वो यॉर्कर्स पे जाते थे। तो इतना आसान बना दिया उस गेम को, अब हारना ही अपने लिए आसान बना दिया, क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बहुत रन अभी पड़े थे। जिस तरह की आखिरी 3 ओवर में कुछ 61 रन या 50 से ऊपर रन बने, तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। फिर ऑब्वियसली जो हमने ओवर्स डिस्ट्रीब्यूशन देखी उसमें भी थोड़ी सी बेहतरी हो सकती थी शायद। अब डेरिल मिचेल को आप 18वां ओवर देते और फिर आप दोनों आते, या 19वां ओवर देते और आखिरी हारिस रऊफ कराते, कोई इस तरह की आप, क्योंकि डेरिल मिचेल थोड़ा स्लोअर वन कर रहे थे तो उनको हिट करनी उस वक्त ज़्यादा मुश्किल हो सकती थी, तो वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम नज़र आया। पर एग्जीक्यूशन जो आप यॉर्कर्स की बात करें, स्लोअर वंस की बात करें, वो मतलब उसका जवाब आपको नहीं मिलता कि इतनी क्रिकेट आपने खेली हो और T20 ही मेजॉरिटी खेली हो, उसके बाद आपका आंसर क्यों नहीं है इस बार। एग्जैक्टली। और आपने बड़ी खूबसूरती से, जैसे वाजिद भाई आपसे लाहौर के बारे में बात करते हैं, चले लाहौर को भी हम एक ऑप्शन दे देते हैं वाजिद भाई की नज़र में। वाजिद भाई, DLS कम्स इनटू प्ले, 15 ओवर का गेम हो जाता है, क्या आपको लगता है कि शायद इस वजह से लाहौर वाज एट अ डिसएडवांटेज? देखिए शॉर्टन गेम में तो जब टीम बैटिंग फर्स्ट को प्रॉब्लम तो होती है, उनको तो नहीं पता था कि ये थोड़े ओवर हो जाएंगे, और जिस तरह वो जा रहे थे बहुत बड़ा स्कोर लग रहा था कि ये कर जाएंगे 20 ओवर में। जाहिर है वो तो हमेशा ही होता है कि जी सेकंड टीम जो चेसिंग टीम है उसके लिए फ़ायदा होता है, थोड़ा सा उसमें एडजस्टमेंट होती है, लेकिन इस वजह से आप कहें कि जी इस वजह से ही हम मैच हार गए, वो कहना गलत है, क्योंकि मैच आपके हाथ में आ चुका था और ऐसे नहीं था। आपने 48 रन चाहिए थे 18 गेंदों पे। जी बिल्कुल, और रन्स आपने फिर भी, बैटिंग बहुत अच्छी हुई थी तो पर आपने रन्स फिर भी काफी अच्छे कर लिए थे। तो वो मतलब बारिश ना भी होती तो ये रन अच्छे ही थे। बिल्कुल रन अच्छे थे, तो वो आप इस पे नहीं ब्लेम कर सकते। इस दफा आप वो जो आप कहते हैं ना कि 15 रन शॉट 20 रन शॉट, इस पे आप ब्लेम नहीं, इस मैच में नहीं आप ब्लेम कर सकते कि जी बैटिंग ने रन नहीं करके। इसीलिए इस दफा उनको लाइन ही ना मिली कि क्या कहना, उन्होंने कहा नहीं कोई प्रेशर नहीं था। यहाँ पे इसको सम अप करते हैं, इट वाज अ ग्रेट कॉन्टेस्ट टू विटनेस, एंड फॉर कराची किंग्स यू नो विद इन देयर ओन रिजॉल्व आई थिंक दे वर ग्रेट, but nothing to say much, you know. Multan Sultan obviously is out of the context, you know. I don't think that they're going to stand a chance. पता नहीं वो कितने माइंडफुल हैं। उन्होंने कहा जी हमने इतने मैचेस खेले हैं, अब इस दफा 8 चेंजेस कर दो, 7 चेंजेस कर दो, सबको खिला दो। ये एक अलग ही कोई, हमें ऐसा लगा कि जैसे पींग नहीं होती जो झूला जिसको बोलते हैं कि जी 10 लगी हुई तो यार चलो जो बैठ सकता है वो तो बैठ जाए। मुल्तान सुल्तान 10 पर डेट। अब जरा आज की गेम की तरफ आते हैं सर, वापस एक्शन आता है रावलपिंडी में, इस्लामाबाद वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडिएटर्स ऑलरेडी क्वालिफाइड। इस्लामाबाद, डू यू थिंक दैट दे स्टैंड अ चांस अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स? नहीं, इन कंडीशंस में, होम कंडीशंस में, मतलब होम कह लें इस्लामाबाद का, इन कंडीशंस में ये बड़ी फॉर्मिडेबल टीम है, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे पिंडी में रन ज़्यादा होते हैं, और जब रन ज़्यादा होते हैं, जब वो बैटिंग पे मैच आता है तो अमूमन यूनाइटेड जीत जाता है। लेकिन अभी भी जो इशू मुझे अभी भी नज़र आ रहा है वो शादाब की फिटनेस का इशू आ रहा है। अगर शादाब नहीं खेलता तो फिर भी वो एक कमी सी रह जाएगी कप्तानी में, क्योंकि वो हमें पिछले 2-3 मैचेस में हमें नज़र आ रहा है, तो वो कमी ज़रूर रहेगी। ज़रूरी है यूनाइटेड का कि ये मैच, अगर ये मैच ना जीते तो इनको फिर मुश्किल हो जाएगी। वो जो पहले 5 मैच में एक टोन सेट किया था कि यार दिस इज़ द टीम टू बीट, और एकदम अगर ये मैच नहीं जीते तो फिर सोचते रहेंगे कि यार हम क्वालिफाई भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम होगी। बट आई थिंक
शादाब का ना होना बहुत एक की इशू है। एग्जैक्टली मैं इधर सना की तरफ भी बढ़ता हूँ एक ब्रेक से पहले। सना, मैं आपसे जो बात पूछना चाहता हूँ वो ये पूछना चाहता हूँ कि हमें पता है कि मुल्तान सुल्तान जो है इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, लेकिन अब अगर हम पूरे पॉइंट्स टेबल के ऊपर टीम्स को देखते हैं और नोइंग द क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी क्वालिफाई कर चुके हैं, बाकी सब टीमें आर इन द रेस ऑफ क्वालिफायर्स, यू नो। सो वो जो बात करें कि सांबा यूनाइटेड अगर आज यहाँ पे हारता है अनफॉर्चुनेटली तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और वो ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम वाकई क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए, एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट की और चैंपियन माइंडसेट की। जब कराची किंग्स आखिरी मैच जीता तो डेविड वार्नर ने कहा कि हम टॉप 2 में फिनिश करना चाहते हैं। अब यहाँ से अब सोच की बात है, इनके पास 2 मैच हैं, इस्लामाबाद के पास भी, क्वेटा के पास भी, तो अभी दोनों आराम से टॉप 2 में डेफिनेटली फिनिश कर सकते हैं। बट कराची इज़ वन टीम टू वॉच। बाकी लाहौर और पेशावर जो हैं वो अभी सिर्फ टॉप 4 में आने की कोशिश कर रहे हैं, पर कराची एक ऐसी टीम है जो इन दोनों को चैलेंज करेगी उस टॉप 2 पोजीशन के लिए, और हमें पता है कि टॉप 2 में कितना बड़ा एडवांटेज है। तो इस्लामाबाद डेफिनेटली चाहेगा कि आज वो मैच जीते, क्योंकि क्वेटा तो ऑलरेडी 11 पॉइंट्स पे है, जो इनका रेन अफेक्टेड गेम था। पर इस्लामाबाद के लिए बहुत क्रूशल होगा ये मैच, एंड दे आर अप अगेंस्ट अ टीम जो कि नाउ इज द टीम टू बीट। तो आई थिंक गालिबन क्वेटा ने, इनकी विनिंग स्ट्रीक तो शायद किसी और टीम ने खत्म की थी, नॉट क्वेटा, या मे बी क्वेटा, मुझे याद नहीं है। तो अब क्वेटा की विनिंग स्ट्रीक कौन खत्म करेगा, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और अगर कोई टीम कर सकती है तो डेफिनेटली वो इस्लामाबाद की टीम है जो किसी भी टीम की विनिंग स्ट्रीक को ख़त्म कर सकती है। बट क्वेटा ओवरऑल आई थिंक, मुझे आई हैव बीन रियली इम्प्रेस्ड बाय सऊद शकील्स कैप्टनसी, जिस तरह से उन्होंने सारों को जेल किया है, और हर मैच में आपको एक डिफरेंट परफॉर्मर नज़र आ रहा है। ओवरडू नहीं करते अपनी बॉलिंग को, जहाँ पर 1 ओवर या 2 ओवर की लिए ज़रूरत होती है आते हैं चले जाते हैं, ओवरडू नहीं करे और बाकी बॉलर्स का इस्तेमाल बड़ा अच्छा करें। तो एक नज़र आता है कि टीम खुश है, happy bunch and they want to perform. Exactly, and this is where it gets interesting in the Pakistan Super League's 10th edition, and that is that, you know, all the 4 teams are still contesting, other than Quetta Gladiators, who was qualified, Multan Sultans, who is not a part of the contest now. So बाकी जितनी भी 4 टीमें वो are in pretty much in the game. Not just that, मेरे ख्याल है इसमें ये जरूर ऐड करना चाहूँगा, Quetta Gladiators लाहौर गए, फॉर्मिडेबल हो गए, सांबा यूनाइटेड पिंडी में फॉर्मिडेबल थी। अब ये कॉन्टेक्स्ट देखना जो है वो बहुत जरूरी होगा। बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है, खवातीन वेलकम बैक। बहुत कम वक्त है हमारे पास, के बाद कुछ ही देर के बाद, कुछ लम्हों के बाद इंशाल्लाह हम आपको लिए चलेंगे ओबीसी इन रावलपिंडी, वे इट्स गोइंग टू बी सांबा यूनाइटेड वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स। जो सना पहले बात करी थी, मैं उसी को बढ़ाना चाहता हूँ आगे। बाजिद भाई, सऊद शकील के हवाले से बात की, ऐसा लगता है उनकी टीम मैनेजमेंट इज वेरी वेल सेटल्ड। सऊद शकील लुक्स इन ग्रेट फॉर्म एज वेल एज अ स्किपर भी अगर हम देखते हैं, डिसीजन मेकिंग उनकी बेहतरीन है, अच्छा ग्रूम कर रहे हैं। बिल्कुल, और जब सऊद शकील खुद अपने आप से बॉलिंग करवाए ना, तो फिर आपको यकीन हो जाता है कि कॉन्फिडेंट है, क्योंकि वो है तो एज बैटर, बट अगर वो बॉलिंग कर रहा है तो आपको ये यकीन है कि अच्छा तो मैनेजमेंट भी बैक कर रही है, प्लस द फैक्ट कि खुद भी वो कॉन्फिडेंट है। तो वो जब उसने बॉल किया था तो मुझे इशारा हो गया था कि यार ये अब टीम को सही लीड कर रहा है, और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को चेंज चाहिए था, और शायद अब ये वो बैक करते हैं कप्तान को, तो शायद ये उनको कप्तान मिला है जो आगे शायद 2-3 साल और भी कप्तानी करें। एग्जैक्टली, क्या बात है। और मैं आपसे बात करूँ तो अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को देखते हैं तो इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अगर ये इतने सारे मैचेस ना हारते तो उनकी भी मैनेजमेंट हमें इतनी की सॉलिड लग रही थी, और जो उनका हमें कॉन्फिडेंस के हवाले से हम बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली शादाब नॉट बीइंग अराउंड एंड इंजर्ड, और इतने सारे चेंजेस, क्या आप आज भी इतने सारे चेंजेस देखती हैं उनकी टीम में, या आज आपको थोड़े सेटल लगेंगे? देखिए, अब टीम हारी हुई है, चेंजेस कुछ ना कुछ तो शायद वो करेंगे, एडजस्ट करेंगे उसको, और वापस इस्लामाबाद आ रहे हैं, कंडीशंस फ़र्क हैं, उसकी वजह से भी चेंज तो ज़रूर नज़र आएगा। बट वही बात है, आप इस्लामाबाद को इस्लामाबाद में राइट ऑफ कभी नहीं कर सकते, बट दे आर अप अगेंस्ट अ वेरी वेरी सॉलिड टीम, a team that's performing और जेल हुई है, तो it won't be easy for इस्लामाबाद। कांटेदार मुकाबला जरूर नजर आएगा। So you going to go for इस्लामाबाद और क्वेटा? I think with the current form और टीम का जो overall spirit नजर आ रहा है, I'll go with क्वेटा। You will go with क्वेटा। जी बाजिद भाई, who are you going to go with? इस्लामाबाद। Islamabad चलें। I think I'm going to pick up Islamabad as well. But thank you so much, Bazid bhai. Thank you so much, Madam Sana, for being with us. Lovely to be in conversation with you.